सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एग्रीकल्चर फील्ड से जुड़े हुए बच्चों के लिए अभी वर्तमान टाइम में राजस्थान सरकार के द्वारा बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज़ हैं जिनके लिए कैलेंडर जारी कर दिया गया है, जिसमें आपकी डब्ल्यूओ है, एआरओ है, डब्ल्यूआरओ है, इसके अलावा एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र है। अभी ऐसे बच्चे जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, उन बच्चों के कइयों के ये दिमाग में है कि मैं किसकी तैयारी करूं? मैं सुपरवाइज़र की करूं या फिर डब्ल्यूओ की करूं? या फिर मैं फर्स्ट ग्रेड के आने के चांसेज़ है एग्रीकल्चर में, मैं उसकी तैयारी करूं? या फिर अगर आपने पीजी कर रखी है, तो मैं एओ की करूं? बच्चे कहीं न कहीं कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। इसके अलावा कि हम तैयारी करें, तो कहाँ से करें? क्योंकि अगर यूजी लेवल पे कोई एग्ज़ाम होने जा रहा है, तो अच्छा खासा उसका सिलेबस है। लगभग अगर मैं बात करूँ, तो 6 महीने का कोर्स है। यदि रोज़ाना एक बच्चा लगभग 4 से 6 घंटे के बीच में एवरेज क्लासेज ले और लगातार ईमानदारी से पढ़ें, तो 6 महीने बच्चे को कोर्स कंप्लीट करने में लगेंगे। अब 6 महीने क्या पढ़ाएँ, कौन से सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट हैं, ऐसे कौन से सब्जेक्ट हैं जिनकी वजह से बच्चा सिलेक्शन से वंचित रह जाता है। और जो कुछ भी पढ़ाएँ जनरल वे में, आप देखोगे अभी 8% एग्रीकल्चर में 30-70 का रेशियो हो चुका है। 30% बच्चे एग्रीकल्चर कॉलेज जो गवर्नमेंट है उनसे रिलेटेड है और 70% बच्चे ऐसे हो चुके हैं जो कि बीएससी कर चुके हैं और प्राइवेट कॉलेज से किए। तो जो बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज में भी अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं थे और प्राइवेट में पढ़े हैं, जहाँ पे मैं कहूँ कि आपका जो बीएससी का सिलेबस था, उसके अकॉर्डिंग अगर आपके पास फैकल्टीज़ नहीं थी, तो कहीं न कहीं बच्चा वो 12वीं पास जैसा ही है या उसका दिमाग, उसका लेवल जो है 12वीं जैसा ही है। अब उसको ग्रेजुएशन लेवल तक का कंटेंट अगर पढ़ना है, तो पहली बात तो पढ़ाने वाले जो आपके गुरुजी हैं, वो दमदार चाहिए। मैं आपको यही गाइड करूँगा कि आप रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर को चुनें। क्यों चुनें? उसके लिए मैंने कल शाम को एक पोस्ट बना के डाली थी कि रॉयल के द्रोणाचार्य जो कि देश में सर्वश्रेष्ठ है। तो मैं आज उनके बारे में थोड़ी-सी चर्चा करूँगा, रॉयल इंस्टीट्यूट के बारे में चर्चा करूँगा और जो आपके कन्फ्यूजन है कि मैं सुपरवाइज़र करूँ या फिर एओ करूँ, डब्ल्यूओ करूँ, किसकी तैयारी करूँ? उसको भी कहीं न कहीं उससे रिलेटेड जो आपके डाउट है, वो भी मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। सबसे पहले मैं बताऊँगा आपको कि रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर 8% यहाँ के गुरुजनों की बदौलत और इस संस्थान को जॉइन करने के बाद में जो एक बच्चे में एनर्जी आती है, उसको जब पढ़ता है तो उसको लगता है कि मैं भी कर सकता हूँ। इस भावना की वजह से आज पूरे देश के अंदर चाहे यूजी की बात हो, चाहे पीजी की बात हो, आप सभी बच्चों का नंबर 1 फेवरेट इंस्टीट्यूट बन चुका है। उसका कारण है यहाँ का बेहतरीन रिजल्ट। कारण स्टूडेंट और इंस्टीट्यूट की फैकल्टीज़ दोनों ही हैं, मैनेजमेंट भी इसमें शामिल है। मैं बताना चाहूँगा कि एक नॉर्मल से नॉर्मल बच्चे को पढ़ाने के लिए सबसे पहले स्पेशलिस्ट चाहिए। देखो ऐसा है, टीचर्स एक डॉक्टर का रोल अदा करते हैं। जैसे मान लो मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो मैं आँख वाले डॉक्टर के पास जाऊँगा, तो वो मेरा पेट ठीक नहीं कर सकते। अगर मेरे कमर में दर्द हो रहा है, मेरे घुटनों में दर्द है, तो मुझे ऑर्थो वालों के पास जाना पड़ेगा। अगर मैं हार्ट वाले के पास जाऊँगा, तो शायद मेरा घुटनों का दर्द ठीक नहीं होगा। हो सकता है वो दर्द कम कर दें पैरासिटामोल देके, और दर्द कम तो गाँव में किराने की दुकान वाला भी कर देता है। आपको आराम आ जाता है, रात को नींद भी आ जाएगी। लेकिन दर्द कम होने का मतलब है कि इलाज से नहीं है, इलाज नहीं हुआ। यदि आपको इलाज कराना है, तो आपको स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डब्ल्यूओ का कोर्स पूरा करना एक अलग बात है और उस कोर्स को आपके मन में उतारना और ये आपके मन में भावना पैदा करना कि नहीं, आप कोर्स पूरा नहीं कर रहे, आप एग्जाम को करेक्ट करोगे, आप उस एग्जाम का ट्रीटमेंट कर सकते हो, आप इतने स्पेशलिस्ट बन जाओगे उस एग्जाम के लिए। उसके लिए स्पेशलिस्ट पहले आपको पढ़ाएंगे तो ही होगा। आप सबको पता है एग्रीकल्चर के अंदर अगर आप डब्ल्यूओ का एग्जाम देने चाहोगे, तो लगभग 17 सब्जेक्ट बेटा आपको पढ़ने पड़ेंगे। कितने सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेंगे? 17 सब्जेक्ट। कौन कौन से पढ़ने पड़ेंगे? देखो आगे चलते मैं आपको बताता हूँ। आपको एग्रोनॉमी पढ़नी पड़ेगी, नंबर 1। नंबर 2 आपको हॉर्टिकल्चर पढ़नी पड़ेगी। नंबर 3 आपको एनिमल पढ़ना पड़ेगा। नंबर 4 आपको सॉइल साइंस पढ़नी पड़ेगी। नंबर 5
आपको पीबीजी पढ़ना पड़ेगा, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, वो पार्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। नंबर 6 आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा। नंबर 7 आपको एक्सटेंशन पढ़ना पड़ेगा। नंबर 8 आपको स्टेटिस्टिक्स पढ़ना पड़ेगा, स्टेट पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा नंबर 9 पे अगर आपको मैं बात करूं तो आपको पढ़ना पड़ेगा एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं बात करता हूँ 10 नंबर पे आपको एंटो पढ़ना पड़ेगा। 11 नंबर पे आपको पैथो पढ़ना पड़ेगा। 12 नंबर पे निमेटो आपको पढ़ना पड़ेगा। और हल्का फुल्का कहीं कहीं आपको जैसे बायोकेमिस्ट्री है, प्लांट फिजियोलॉजी है, सेल बायोलॉजी है, इनका कुछ पार्ट हल्का फुल्का कहीं ना कहीं पढ़ना पड़ सकता है, लेकिन ये 12 सब्जेक्ट तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ आपके पास जीके वाले पार्ट की, जिसके अंदर आपके 40 क्वेश्चन आने हैं और इधर से आपके 110 क्वेश्चन आने हैं। इन 40 क्वेश्चन में आपको हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, आपको ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी, आर्ट एंड कल्चर आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको यहाँ पर भी इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ेगी, और इसके अलावा राजस्थान की इकोनॉमिक्स विशेष तौर पे, और इसके अलावा आपको करंट अफेयर्स जो है राजस्थान और आपको इंडिया नेशनल लेवल का पढ़ना पड़ेगा। ये जो है सब राजस्थान लेवल के पढ़ने हैं और ये करंट जो है आपको दोनों पढ़नी है। कुल मिला के ये आपके पास सिलेबस है। इन सबको अगर हम काउंट करते हैं तो 12 + 5 टोटल 17 हो जाते हैं। तो 17 आपके ये टोटल हो गए हैं। अब आपको 17 फैकल्टीज, अगर मैं एक्सपर्ट की बात करूं तो 17 फैकल्टी चाहिए जो आपको ये सब कुछ पढ़ाएगी। तो हमारे यहाँ जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं आप इनको ज़्यादातर को जानते होंगे, कहीं ना कहीं किसी न किसी कोर्स में आपसे ये जरूर मिले होंगे। इनको एवरेज अगर आप निकालोगे तो पढ़ाने का एक्सपीरियंस आपका इनका 8 से 10 साल का आएगा। कहने का मतलब 8 से 10 साल इनको इस फील्ड में हो चुकी है। मैं आगे की बात करता हूँ तो इन लोगों ने, जो भी हमारे स्पेशलिस्ट हैं, इन्होंने मैक्सिमम ने पीएचडी कर रखी है या किसी की पीएचडी रनिंग है। वो कहाँ से पढ़ रहे हैं, आप पीएचडी उन्होंने कहाँ से की है, तो आप देखोगे किसी ने पीएचडी की है पीएयू से, किसी ने जीआरएफ लगाया है, किसी ने पीजी में टॉप रैंक हासिल की है। मतलब ये जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, इन्होंने देश की टॉप यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ से पीजी और पीएचडी किए हैं, पीजी किया है टॉप जगह से। मैक्सिमम स्टाफ जो है वो आपको इस तरीके से पढ़ाएंगे कि अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो भी आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी, और इंग्लिश मीडियम से हो तो भी आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी। इंग्लिश मीडियम की आपकी डिमांड थी कि सर प्री पीजी और डब्ल्यू इंग्लिश मीडियम बैच नया शुरू किया जाए, तो हम लोगों ने 18 तारीख से जो है नए बैच डब्ल्यू हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के शुरू किए हैं। हिंदी मीडियम का बैच तो अभी नया हमने लॉन्च किया है, इंग्लिश मीडियम का बिल्कुल फ्रेश बैच है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इतना स्टाफ केवल दिखाने के लिए नहीं है, ये पढ़ाने के लिए है। संख्या तो हो सकता है आप कहीं पे 17 की जगह ये 17 है, हो सकता है इनकी जगह 20 भी मैं दिखा दूं, लेकिन ये जो गुरुजी हैं इनमें इनका खुद का एक लेवल होना चाहिए कि ये जो है आपको जो पढ़ा रहे हैं वो समझा सके और आपके मन में ये भावना पैदा कर सके कि नहीं बेटा, अगर आप मैदान में डटे रहोगे और हमारे साथ रहोगे तो डेफिनेटली आप एग्जाम क्रैक कर जाओगे। ये आपके मन में भावना आ जानी चाहिए। अब ये हमारा कंटिन्यू आपको स्टाफ पढ़ाने वाला है, इतने सब्जेक्ट आपको पढ़ाने हैं, इसलिए हम इतने टीचर्स आपको अवेलेबल कराएंगे। अब मैं बात करूंगा ऐसे बच्चे के लिए कि सर मैं एआरओ की तैयारी करूं, एआरओ की तैयारी करूं, नंबर 2 एओ की तैयारी करूं, नंबर 3 मैं डब्ल्यूओ की तैयारी करूं, नंबर 4 मैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी करूं। मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप एओ का सिलेबस देखोगे तो लगभग आपको डब्ल्यूओ में कॉमन सिलेबस नजर आएगा, कुछ टॉपिक को छोड़ दे तो। अगर एओ के आगे मैं लिखता हूँ फर्स्ट ग्रेड तो भी आपको लगभग एग्रीकल्चर के पेपर की बात करोगे तो लगभग 80% सिचुएशन सेम नजर आएगी। इसका मतलब एओ वाले बच्चे को अगर वो तैयारी कर रहा है तो उसका अपने आप ही डब्ल्यूओ क्लियर हो रहा है। अगर मैं एआरओ की बात करता हूँ, एआरओ की अगर बात करता हूँ तो ये यूनिट तो लगभग सभी एग्जाम के अंदर एआरओ है, डब्ल्यूआरओ है, इन सब के अंदर डब्ल्यूआरओ की भी अच्छी खासी पोस्ट अलग अलग डिपार्टमेंट में आई हुई है, एआरओ की पोस्ट आई हुई है, तो इन सब के अंदर ये पार्ट तो सब में कॉमन कर दिया गया है बेटा। तो इसका मतलब है ये पार्ट तो सबका 40 नंबर वाला स्ट्रॉन्ग होना ही है। बात 110 नंबर की रही तो जैसे अगर सोइल साइंस से आप एआरओ की तैयारी कर रहे हो और डब्ल्यूआरओ की तैयारी कर रहे हो
तो उसमें सोइल का पूरा मैटर आ रहा है, केवल सोइल साइंस ही उसके अंदर आ रही है। मैं इतना ही चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत समय निकाल के अगर बच्चा तैयारी करेगा तो थोड़ा थोड़ा समय निकाल के इनको कवर कर सकता है। सबसे बड़ी समस्या आ रही है बच्चों के पास में, वो आ रही है कि जो हिंदी मीडियम का बच्चा है और पढ़ने में बहुत ज़्यादा होशियार नहीं है, उसके कन्फ्यूजन है कि सर मैं डब्ल्यू की करूँ या एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की करूँ। कहीं ना कहीं बच्चा यूँ सोचता है कि सर डब्ल्यू में कंपटीशन है और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की करूँगा तो मैं ज़्यादा अच्छा कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा इन दोनों के सिलेबस में भी आप देखो, एग्रोनॉमी की अगर मैं बात करता हूँ तो वो इधर भी है बेटा और इधर भी है एग्रोनॉमी, दोनों साइड एग्रोनॉमी है। नंबर 2 की बात करता हूँ अगर मैं हॉर्टिकल्चर की, तो वो हॉर्टिकल्चर इधर भी है और हॉर्टिकल्चर इधर भी है। मैं बात करता हूँ नंबर 3 पे एनिमल की, तो एनिमल इधर भी है और एनिमल आपका इधर भी है। तो ये तीनों हो गए, जगह कॉमन हो गए। अगर मैं जीके की बात करता हूँ नंबर 4, आर्ट एंड कल्चर की बात करूँ तो दोनों जगह आर्ट एंड कल्चर है। अगर मैं जियोग्राफी की बात करता हूँ तो दोनों जगह जियोग्राफी है। नंबर 6 अगर मैं बात करता हूँ हिस्ट्री की, तो दोनों जगह हिस्ट्री है। यहाँ पे अगर आप पढ़ते हो तो यहाँ थोड़ा आप डीपली पढ़ोगे और यहाँ आप थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में सरफेस पढ़ोगे। इसके अलावा इधर आपको केवल एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने हैं, वो लगाने हैं केवल और केवल हिंदी सब्जेक्ट के लिए। तो मैं जो बच्चा ग्रेजुएट है आज की तारीख में, जिसने ग्रेजुएशन कर रखी है, उन बच्चों से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डब्ल्यू की तैयारी करें। लेकिन डब्ल्यू की तैयारी करते वक्त ध्यान रखें कि इन सब्जेक्ट को आप बहुत अच्छे से कर ले, कम से कम इतने सब्जेक्ट को आप अच्छे से कर लोगे तो आपको हमेशा कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैं सुपरवाइजर तो चुटकियों में निकाल दूंगा। तो कहने का मतलब आप डब्ल्यू की तैयारी करें। डब्ल्यू की तैयारी के लिए ये पूरा सिलेबस के साथ में कुछ सब्जेक्ट इसके, जैसे अपन ने लिखा ये 3 सब्जेक्ट, इसके अलावा 9 सब्जेक्ट आपके पास अलग से, जो कि मैंने आपको अभी पहले बता ही दिए। इनको आप अगर समय दोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा। इससे आपको क्या बेनिफिट होगा, मान लो आपका डब्ल्यू में नहीं हुआ तो आप नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे अदर जो एग्जाम जो भी होंगे एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उनमें भी आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। कल को आप अगर किसी टीचिंग लाइन में आते हो, टीचिंग लाइन में आते हो, जैसे टीचिंग लाइन में भी एग्रीकल्चर में कोचिंग आपके लिए एक ऑप्शन है, इसके अलावा स्कूल आपके लिए ऑप्शन है, इसके अलावा प्राइवेट कॉलेज आपके पास ऑप्शन है। तो इन अगर स्कूल कोचिंग कॉलेज में अगर आप पढ़ाते हो तो डेफिनेटली आप तब पढ़ा पाओगे जब ये ओवरऑल सब्जेक्ट आपके पढ़े हुए होंगे। तो मैं इतना ही चाहूंगा कि आपके पास 12 महीने हैं, कितने महीने हैं, 12 महीने हैं, 6 महीने का ये अराउंड सिलेबस है, 6 मंथ इस सिलेबस में कंप्लीट होने में आपके लगने वाले हैं। तो अब आपको क्या करना है, टाइम टेबल बना के, प्रॉपर टाइम टेबल बना के आपको रोज का पढ़ाया हुआ रोज पढ़ना है, वो तो पढ़ना ही है, प्लस 7 दिन का बैकअप कवर करते हुए चलना है। जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये महीने की डेट है, मान लो टोटल 30-31 तक है। तो मैंने जैसे आज कोई बैच ज्वाइन किया है तो मैं आज का पढ़ाया हुआ आज भी पढ़ूंगा, प्लस पुराना 6 दिन का पुराना भी पढ़ूंगा, तो आज 7वां दिन हो गया। ऐसे ही जैसे मान लो 6 तारीख है तो 6 तारीख के दिन मेरी क्लास हुई तो मैं 6 तारीख वाले दिन क्या करूंगा, सबसे पहले ये पढ़ूंगा, पहले का 5 दिन का 6 दिन का पुराना पढ़ूंगा और उसके बाद में इस दिन का पढ़ूंगा। अगर मैं 7 तारीख को पढ़ूंगा तो पहले इन 6 दिन का पढ़ूंगा फिर 7वें दिन। अगर मैं 8 तारीख का रोज का पढ़ाया रोज पढ़ूंगा, उससे पहले 2 तारीख से लेकर 7 तारीख का पढ़ूंगा। मतलब कुल मिला के 6 दिन पहले का आपको कवर करते हुए 7वें दिन का पढ़ना है, जिसकी वजह से आपका क्या होगा कि आप पहले अगर रोज का पढ़ाया रोज पढ़ोगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा, लेकिन आप 7 दिन बाद में देखोगे तो आपका साफ हो जाएगा, कुछ भी आपको याद नहीं रहेगा। इसका मतलब पुराना आपको रिवाइज करते हुए चलना है, और पुराना रिवाइज करोगे तो इसमें बहुत कम समय लगेगा क्योंकि चीजें रोज रिपीट हो रही है, और जैसे ही रिपीट होगी तो आपके टेस्ट जब होगा तो टेस्ट में आपके क्या आएंगे, अच्छे नंबर आएंगे। इसका मतलब अब यह हुआ आपका कि आपको लगातार टेस्ट देना है और टेस्ट के लिए पुराना पढ़ा हुआ रिवीजन करते रहना है, रोज का पढ़ाया हुआ रोज पढ़ते रहना है, और टेस्ट में आपको परफॉर्म करना है। 150 नंबर का आपका पेपर आ रहा है, हर टेस्ट में कोशिश आप ये करो कि 120 से ऊपर नंबर आने चाहिए। मैं ऑफलाइन में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको बार बार कह रहा हूं कि आप अगर उदयपुर में रह रहे हो और यहाँ पे अगर रह के तैयारी कर रहे हो तो आपको 120 से ऊपर नंबर हर टेस्ट में लाने ही है। 120 से ऊपर नंबर आ रहा है, इसका मतलब आपका नॉलेज जो है
वो इंक्रीज हो रहा है। और हम नौकरी लगे कि नहीं लगे छोड़ो, हम अगर तैयारी कर रहे हैं इसका मतलब हमारा यह है कि नॉलेज हमारा पावरफुल होना चाहिए, नॉलेज हमारा बढ़ना चाहिए। वो तब बढ़ेगा जब 120 से ऊपर नंबर आएंगे, और 120 से ऊपर नंबर तब आएंगे जब 24 घंटे में कोचिंग प्लस सेल्फ स्टडी दोनों मिला के आप 12 से 14 घंटे के बीच में अपने आप को देते हो। आप हिंदी मीडियम से हो और एक एवरेज स्टूडेंट हो, तो इतने घंटे अगर रोजाना पढ़ते हो तो ही आपके जो 120 से ऊपर नंबर हर टेस्ट में आएंगे। और टेस्ट देने के बाद में आपको टेस्ट एनालिसिस करना होगा कि भाई आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए, कहाँ आपने सिल्ली मिस्टेक की, कहाँ आपने पढ़ने में मिस्टेक की, कहाँ आपने ऑप्शन देखने में मिस्टेक की, और कहाँ पे आपने ओएमआर भरने में एरर की। अकॉर्डिंग टू एग्जाम पैटर्न ओएमआर शीट पे अगर आप लगातार 12 महीने तक प्रैक्टिस करते हो तो डेफिनेटली आप नौकरी वाली लाइन में भी रहोगे, प्लस आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको जो है कहने का मतलब कोई बेरोजगार नहीं बोलेगा। बेरोजगार क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि सरकारी नौकरी लगना ही पढ़ लिख के कामयाब हो गए इसकी निशानी नहीं है। अगर आपके पास नॉलेज होगा और आप कहीं पर भी अप्लाई करते हो और तो आपके जेब में अगर पैसे आने लग जाएंगे और प्लस आपको समाज में रेस्पेक्ट मिलने लग जाएगी तो आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस करोगे। और गौरवान्वित महसूस करने के लिए बेटा पहले अंदर दिमाग में कंटेंट डालना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि डब्ल्यू और सुपरवाइजर अगर दो ऑप्शन आपके पास है तो यू हैव टू चूज डब्ल्यू। और अगर आप सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हो और कोई बच्चा 3rd ईयर में है मान लो, और वो बच्चा जो है सुपरवाइजर की तैयारी कर सकता है, उस बच्चे को मैं तो चाहूंगा कि वो भी पीजी की तैयारी करे, आगे पढ़े। लेकिन पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी हैं कि सर पहले कोई छोटी मोटी नौकरी चाहिए तो 3rd ईयर 2nd ईयर वाला बच्चा जो है सुपरवाइजर की तैयारी अभी से चालू कर दें। कब से तैयारी करूं? आपको वेट नहीं करना है। जिस बच्चे की जो स्थिति है, अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हो तो आप मान लो 3rd ईयर में हो तो सुपरवाइजर के लिए रोजाना 4 घंटे निकालना चालू कर दो। 4 घंटे की मुझे सुपरवाइजर को देना है अगर आपको नौकरी लगना है। तो आप ये मत सोचो अरे सुपरवाइजर का तो इतना ही कोर्स है और नेक्स्ट ईयर जो है एग्जाम होगा। मैं ये नहीं कह रहा कोई कोचिंग ज्वाइन करो, अगर आपने कहीं ज्वाइन कर रखी है, पहले से पढ़ रखा है एक बार और आप रूटीन बनाने में कामयाब रहते हो तो कोचिंग की जरूरत नहीं है। आपके पास जो कंटेंट है उसको पढ़ते रहो, लेकिन 4 घंटे आपको निकालने पड़ेंगे। अगर आपने कहीं कोई तैयारी नहीं कर रखी है और आपको लगता है तैयारी मुझे करना चाहिए तो आप कोई कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो। आगे बात समझ में? कहने का मतलब है आपको 15 महीने बाद में सुपरवाइजर का एग्जाम है तो मैं जुलाई बाद में पढ़ना चालू करूंगा, ऐसा आपको नहीं करना है। आप जहां कहीं पर भी काम कर रहे हो, अगर जॉब में हो तो भी आपको 4-4 घंटे अभी से निकाल देना है। जब एग्जाम नजदीक आएगा तब आप कुछ समय के लिए जो है काम छोड़ के पढ़ाई के लिए जो है लग सकते हो। लेकिन एग्रीकल्चर लाइन में ध्यान रखना, जो भी बच्चा जहां कहीं पर भी अभी एट प्रेजेंट वो बच्चा अगर एमएससी कर रहे हैं, अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अगर वो पीएचडी कर रहे हैं और वो ठान लिया है कि मुझे नौकरी लगना है तो नौकरी एग्रीकल्चर के बच्चे की पढ़ते पढ़ते ही लगती है, इसलिए ध्यान रखना। अब कई बच्चे ये कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर मैं डब्ल्यू की तैयारी करूं या फिर मैं बीएड करूं, कईयों के ऐसे भी होता होगा। तो आपको बीएड कर लेना चाहिए, तो बीएड के लिए तो अप्लाई कर दो और इधर डब्ल्यू की तैयारी करो। कहने का मतलब अगर आप डब्ल्यू की तैयारी कर रहे हो और आपने ग्रेजुएशन कर ली है तो साथ का साथ आपकी दूसरी डिग्री चालू रहनी चाहिए। पूरा प्रयास करना है कि या तो आप एमएससी करोगे साथ के साथ या फिर आप बीएड करोगे। बीएड के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि आने वाले टाइम में एग्रीकल्चर फील्ड जो है उसका यूं कहूं कि वो एक्सपांड हो रहा है। आपने देखा होगा कोई समय था जब एक तहसील के अंदर एग्रीकल्चर की एक स्कूल हुआ करती थी, अब आपको उसी तहसील में 20 स्कूल मिल जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि एग्रीकल्चर की जो है, जैसे बायो और मैथ की स्कूल जो बढ़ रही थी धीरे धीरे, बायो मैथ हर जगह आ गई, वैसे अब एग्रीकल्चर भी आ गई। तो उसके अंदर पढ़ाने के लिए आपके गुरुजी चाहिए, फैकल्टी चाहिए और उसके लिए आपके आने वाले टाइम में लगातार वैकेंसीज आने के पूरे पूरे चांसेज हैं। तो उसकी एलिजिबिलिटी है आपकी बीएससी, एमएससी प्लस बीएड। तो अभी हम डब्ल्यू की वैकेंसी आई है इसलिए डब्ल्यू की तैयारी करके साथ में बीएड कर रहे हैं और बीएड होने के बाद में अगर सेट हो गए तो ठीक है, नहीं है तो धीरे धीरे एमएससी भी कर लेंगे। मैंने मेरी पूरी कोशिश की है कि आपके एक एक चीज समझ में आए। अब भी आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। साथ में आपको एक सूचना जरूर देना चाहूंगा कि जो बच्चे पारिवारिक दृष्टि से कमजोर हैं,
हमारी संस्थान के साथ जो बच्चे ऑनलाइन या ऑफलाइन नहीं जुड़ पा रहे, उन बच्चों के लिए रॉयल इंस्टीट्यूट के द्वारा 24 नवंबर को जो है 24 नवंबर को हम लोग आप लोगों के लिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट लेके आ रहे हैं। ये स्कॉलरशिप टेस्ट होगा किन किन बच्चों के लिए, डब्ल्यूओ के लिए होगा, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए होगा, प्री पीजी के लिए होगा, इसके अलावा जेट और सीयूटी की जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए होगा। ये 4 टेस्ट जो है हम लोग जो है 24 नवंबर को लेंगे। ऑनलाइन आपका पेपर होगा, इसके बारे में एक डिटेल में आपको वीडियो में अवेलेबल करवा दूंगा। पुनः ऐसे बच्चे जो अभी तक इस संस्थान के साथ नहीं जुड़े हैं और ऑफलाइन आके पढ़ना चाहते हैं, उन बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऑफलाइन अगर मई जून जुलाई में आते हो नेक्स्ट ईयर, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी 20,000 रुपये फीस है। उन 20,000 रुपये के अंदर अगर आप ऑनलाइन अभी जुड़ जाते हो तो ऑफलाइन में से 20,000 कम कर देंगे। जितना समय मिले आप अभी से पढ़ना जारी कर दें, क्योंकि हम बाद में वैसे ही आपकी फीस लेने वाले नहीं है, ये पैसे आपके लेस कर देंगे। इसलिए जितना आपको फायदा हो उतना आपको फायदा इस संस्थान के द्वारा उठाना चाहिए। आपने मुझे पूरा सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।